गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नए टॉपिक की चर्चा प्रारंभ करते हैं और वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक बड़ा टॉपिक है, उसको कई भागों में बांट करके देखेंगे। सबसे पहले भी समझने की कोशिश करें कि लोकतंत्र के अर्थ क्या हैं और इसके दरअसल वेरिएंट फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट विभिन्न रूप क्या हैं, किन किन रूपों में हमारे सामने आता है। हम सभी जानते हैं लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, जितने भी जो है पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी डेमोक्रेसी के जो है ट्रांसलेशन। डेमोक्रेसी जो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, युग्म से बना हुआ है। एक है डेमोस, है क्रेशिया। डेमोस जिसका अर्थ है नागरिक, क्रेशिया जिसका अर्थ है तंत्र, रूल, शासन। तो इस तरह से नागरिक का तंत्र, नागरिक का शासन, डेमोक्रेसी, जनता का शासन, प्रजा का शासन जो है वो बना। और हम सभी इस बात से परिचित हैं, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। कुल मिलाकर के जनता और शासन एक दूसरे से गठबंधन। आधुनिक काल में हम इस प्रजातंत्र को कैसे समझें? आधुनिक काल में प्रजातंत्र मुख्य रूप से जो है बुद्धिवादी आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन के साथ शुरू होता है। पुनर्जागरण काल से जब मनुष्य की बुद्धि की श्रेष्ठता के आधार पर मनुष्य को केंद्र में रख करके चिंतन प्रारंभ होता है, तब से जो है डेमोक्रेसी जो है या प्रजातंत्र प्रारंभ होता है। और ये मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में उत्पन्न हो रहा है, पश्चिमी यूरोप के देशों में उत्पन्न हो रहा है। और इसीलिए कुल मिलाकर इसके पश्चिमी अवधारणा, प्रजातंत्र की पश्चिमी अवधारणा या उदारवादी अवधारणा के नाम से हम जानते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है कि मनुष्य में बुद्धि है, बुद्धि जिसके माध्यम से वह सोच सकता है, अपने बारे में बेहतर समझ रख सकता है, अपने हितों को बेहतर तरीके से एडवांस कर सकता है, उस हितों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मनुष्य को केंद्र में रखा जाना चाहिए, चिंतन के केंद्र में रखा जाना चाहिए। केवल चिंतन के केंद्र में ही नहीं, बल्कि हर संस्था का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि वो संस्थाएं, व्यवस्थाएं वो मनुष्य को के जीवन को कितना बेहतर और कितना बदतर बनाती। तो मनुष्य को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। तो उदारवादी विचारधारा में मनुष्य के इर्द गिर्द जो है वो प्रजातंत्र को परिभाषित करने की कोशिश की। मुख्य रूप से इसके ये तीन विशिष्ट अर्थों में लिया जाता है। प्रजातंत्र आधुनिक काल में दरअसल निर्णय लेने की एक विधि है, और निर्णय लेने की जो विधि है वो निर्णय लेने के सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित है। कौन निर्णय लेगा, कैसे निर्णय लेगा और क्यों निर्णय लेगा, और इसी आदर्शों को ध्यान में रखते हुए जो है लोकतंत्र के अर्थ को गढ़ने की कोशिश की और इन्हीं के आधार पर डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र के कई रूप हमारे सामने आते हैं। इसलिए हम सभी रूपों को एक एक करके देखने की कोशिश करें। पहला जो फॉर्म है हमारे पास प्रजातंत्र क्या है, वह है पॉलिटिकल फॉर्म के रूप में, राजनीतिक अर्थ के रूप में प्रजातंत्र हम किसे कहेंगे? प्रजातंत्र दरअसल मनुष्य को केंद्र में रख करके जो बनाई गई व्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें है कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो मनुष्य की स्वतंत्रता का विरोधी है। सत्ता का जो केंद्र है और मनुष्य के जो स्वतंत्रता है वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए इसका राजनीतिक स्वरूप यह है कि सत्ता सीमित होनी चाहिए, शक्ति सीमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, और अंतिम सत्ता वो लोक संप्रभुता
या जनता में निहित होनी चाहिए। लोक संप्रभुता को यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है कि सारी शक्ति जो है वो जनता में, जनता से शक्ति निकल करके जो है वो सत्ताधारियों के पास आती है, परंतु अंतिम रूप से रहती क्या है, जनता में। और जनता के प्रति ही इसलिए जो सत्ताधारी हैं, जो शक्ति का उपभोग करने वाले हैं, उनको अंतिम जो सत्ता है, जो जनता की सत्ता है, उसके प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए, उसके नियंत्रण में ही होना चाहिए। और सारी संस्थाएं जो है वो जनता के इच्छाओं के आधार पर ही बननी चाहिए। तो कुल मिलकर राजनीतिक जो है प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित है, और जो सत्ताधारी हैं, जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो बनी हुई हैं, वो जनता के इच्छाओं के अनुरूप सत्ता का उपभोग करे, यानी सीमित रूप में, इच्छाओं द्वारा सीमित रूप में उसका उपभोग किया जाना चाहिए। और होगा कैसे, इसका व्यवहारिक रूप क्या होगा कि सारी प्रशासनिक संस्थाएं व जनता के प्रतिनिधियों के से भरी होनी चाहिए, जनता के इच्छाओं के आधार पर। और फिर जो है दूसरी चीज़ जो है, इनमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है इन संस्थाओं में, वह होनी चाहिए जो प्रजातांत्रिक लगे, जनतांत्रिक लगे। और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, जो निर्णय बहुमत से लिया जाए वही निर्णय प्रजातांत्रिक है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक लोकतंत्र में ही प्रशासनिक संरचना नहीं थे, इसलिए प्रशासनिक तंत्र भी जो है उसी का एक हिस्सा है। तो राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास करता है जिसमें जनता का प्रभुत्व है, जिसमें संस्थाएं जनता के इच्छाओं के आधार पर बनती हैं, और संस्थाओं में निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ये तो पहला रूप है राजनीति, प्रजातंत्र का पहला रूप राजनीतिक। दूसरा रूप है सामाजिक संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी। समाज की संरचना कैसी हो, डेमोक्रेसी के अनुरूप समाज की संरचना कैसी। तो सर्वप्रथम सामाजिक लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र है वो पुनः जो है नागरिक को केंद्र में रखता है, व्यक्ति को केंद्र में रखता है, और वह ऐसी सभी सामाजिक संरचनाओं का विरोध करता है जिसमें परंपरागत आधार पर सुविधाओं का आवंटन किया गया है। और इसलिए प्रजातांत्रिक समाजवादी चिंतन, प्रजातांत्रिक समाजवाद, सामाजिक प्रजातंत्र जो है वह सभी प्रकार के सुविधाएं जो परंपरागत तत्वों के आधार पर हैं, जैसे जन्म, धर्म, रंग, लिंग, जितने भी ये परंपरागत विभाजन हैं, इनके आधार पर जो समाज में यदि सुविधाएं दी गई है, सबका विरोध करता है। ये समर्थन किसका करता है कि सभी के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी संस्कृति का हो, उसका जन्म स्थान कहीं हो, है ना, आदि आदि, कि किसी भी तरह का हो, सभी मनुष्य समान हैं, और इसीलिए सभी मनुष्य को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए। और तीसरी बात कहता है कि समाज में जो ग्रेडेशन है, स्त्रीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, जो ऊपर नीचे का स्ट्रक्चर बनता है, ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर का, ये संरचना का आधार जो है वो अचीवमेंट्स होना चाहिए, प्राप्तियां होनी चाहिए, एस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, जन्मजात नहीं होना चाहिए। जन्म से आप किसी जगह पैदा हो गए, किसी कुल में पैदा हो गए, किसी रंग घराने में, किसी भाषा के घराने में, उस आधार पर नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल ने जीवन में क्या प्राप्त किया है उसके आधार पर जो है उसको समाज में स्थान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक लोकतंत्र भी व्यक्ति को केंद्र में रख करके व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यक्ति की समानता के आधार पर सामाजिक संरचना में विश्वास करता है। तीसरा जो वेरिएंट है, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण वेरिएंट है, वह आर्थिक लोकतंत्र। उदारवादी भी समाजवादी भी जो है, दोनों ही इस बात को क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ जो आर्थिक लोकतंत्र है वो एक दूसरे से बेहतर है। बेहतर कौन सा है इसमें हम जानना नहीं चाहते, पर तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आरंभ में जो पुनर्जागरण काल से जो प्रारंभ होता है, उसके बाद जो आर्थिक
क्षेत्र में जो लोकतंत्र की बात कही गई, वो उसका मूल बिंदु क्या था? मूल बिंदु था, मूल मान्यता थी व्यक्तिवादी विचारधारा। और व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है कि आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध होना चाहिए, या अहस्तक्षेपवाद की नीति पर आधारित जो है वो अर्थव्यवस्था हो। इसको जो है आर्थिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता को आर्थिक लोकतंत्र का केंद्र बिंदु माना गया। व्यक्तिवादी जो आरंभ की व्यवस्था थी, जिसे हम व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। और यही जो बिंदु था, यही वो तत्व था जिसके आधार पर आर्थिक व्यवस्था विकसित हुई, जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्रियाकलापों में जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। परंतु इसके विपरीत मार्क्सवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र में दरअसल केवल और केवल जो है उद्योगपतियों या धनाढ्य वर्ग के हितों की चर्चा है। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर जिस अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, उसमें धन संपदा एक ओर केंद्रित हो गई और गरीबी और जो है विपन्नता दूसरी ओर एकत्रित हो गई। एक वर्ग के पास विलासिता का जीवन हो गया, दूसरे वर्ग के पास पशुतुल्य जीवन रह गया। तो इस तरह से समाज में एक बड़ा डिवाइड आ गया। मार्क्सवाद इसे बांटने की बात करता है, कहता है कि उत्पादन की प्रक्रिया हो या वितरण की प्रक्रिया हो, इन दोनों ही प्रक्रिया में समानता जो है मूल आधार होना चाहिए, सभी का समान स्वामित्व होना चाहिए। और इसीलिए अर्थव्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। और सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था से उत्पन्न जो लाभ हैं उनका वितरण समान रूप से पूरे समाज में, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र में समानता को जो है वो आधार बनाया गया। मार्क्सवाद आंदोलन के प्रभाव में ही उदारवादी व्यवस्था में भी परिवर्तन आया और उनका भी जो है व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर अर्थव्यवस्था के चिंतन में थोड़ा बदलाव आता है और वो भी लोक कल्याणकारी राज्य की बात 20वीं शताब्दी में करने लगते हैं। वो इस समय स्वतंत्रता को तो प्राथमिक मानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समानता को भी उसमें जो है फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसे अर्थव्यवस्था की बात होती है जहाँ स्वामित्व तो व्यक्तिगत हो, निजी हो, परंतु उससे उत्पन्न लाभ जो है उसका कुछ हिस्सा नागरिकों के कल्याण पर भी खर्च होना चाहिए। नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य का ये दायित्व होना चाहिए कि ऐसा वातावरण निर्मित करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके आजीविका के साधन उपलब्ध हो। तो इस तरह से आर्थिक लोकतंत्र में जो है हमेशा जो है बदलाव आते रहे। तो ये जो है इस प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र है। चौथा जो वेरिएंट है वो आदर्शात्मक या नैतिक लोकतंत्र है। इसका संबंध जो है वो मूल्यों से है कि मनुष्य के चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, चिंतन का आधार क्या होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र एक आदर्श व्यवस्था बन जाती है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आदर्श रूप में मनुष्य के बीच समानता है और मनुष्य का ही, व्यक्ति का ही जो है शासन स्वयं पर है। और इस तरह से जो है नैतिक लोकतंत्र दरअसल एक सैद्धांतिक लोकतंत्र के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन ये सैद्धांतिक लोकतंत्र ही दरअसल व्यवहारिक गतिविधियों के लिए मापदंड होना चाहिए, ऐसी इनकी है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के भिन्न भिन्न स्वरूप हमारे सामने आते हैं। मुख्य रूप से हम जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा लोकतंत्र में वह है राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।